गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया था, अब हम करने जा रहे हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। चलो इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, वो जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है उस पे आधारित हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। जो क्या बोलते हैं कि कभी भी जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को जो रन करता है वो ये सोच के नहीं चलता कि मैं आज या कल इसको बंद कर दूंगा। वो ये एजम्पशन लेके चलता है कि हमने बिजनेस जो स्टार्ट किया है ये कभी रुकने वाला नहीं है और ये चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, फॉर्सिनेबल अनफॉर्सिनेबल फ्यूचर में लंबे समय के लिए चलेगा। और कहीं भी हमारा जो इंटेंशन है वो उसको क्लोज डाउन कर लेगा, है ना, उसका स्केल डाउन करने का नहीं होता। और साथ में इसने बोला कि हेंस टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट ईच ईयर, जब भी आप अपनी किसी साल का नेट प्रॉफिट जो डिटरमाइन करते हैं वो सिर्फ करंट ईयर की जो कॉन्टिजेंसीज है, असावधानियां हैं, उन्हीं को लेके नहीं करते, बल्कि फ्यूचर में होने वाली भी जो असावधानियां हैं वो भी आपको आज ही ध्यान में रखनी होगी। तो मैंने क्यों गोइंग कंसर्न की बात की? गोइंग कंसर्न बोलते हैं बिजनेस रुकने वाला नहीं है, फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए चलो। तो हम आज से ही फ्यूचर में आने वाली भी जो परेशानियां हैं आज से ही उनसे लड़ना शुरू कर देंगे। तो कैसे करेंगे? तो उसमें सहायक कौन होगी? उसमें हमारी सहायक होगी प्रोविजंस और रिजर्व्स। In fact, provision and reserve are such consideration which actually relate to the future needs. जो आपकी किससे रिलेट करेगी? फ्यूचर नीड से रिलेट करेगी। और आज से ही हम क्या करना शुरू कर देंगे, हमारी जो करंट अर्निंग है उसमें से एक हिस्सा जो है वो प्रोविजंस और रिजर्व्स के लिए निकाल लेंगे। क्यों फ्यूचर के लिए निकालेंगे? क्योंकि ये थोड़ी है भाई, वैसे तो कल का ही नहीं पता, लेकिन हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बिजनेस लंबा फॉर्सिनेबल फ्यूचर तक चलेगा, तो फ्यूचर की चिंता क्यों ना की जाए आज से। तो फ्यूचर की चिंता आज से करने के लिए हम जो दो टर्म्स यूज में लेते हैं वो है आपकी प्रोविजन एंड रिजर्व। उसमें पहले हम करने जा रहे हैं हमारा प्रोविजंस। चलिए देखते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस और लायबिलिटीज अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट, है ना। प्रोविजन में क्या होगा, सारे के सारे जो खर्चे, नुकसान या भविष्य में होने वाली जो लायबिलिटी है ना, उसका हम एस्टिमेशन लेके चलते हैं। भाई होगा क्या, अगर आप श्योर हो कि इन फ्यूचर में एक लायबिलिटी आ रही है और इतना उसका अमाउंट है, तो वो लायबिलिटी हो जाएगी ना। इन फ्यूचर में एक ऐसा खर्चा आ रहा है, किस चीज का? रेंट का, जो मुझे चुकाना पड़ेगा। कितना? 5,000 का। तो यहां पर मुझे पहले से ही खर्चे का भी पता है और उसके अमाउंट का भी पता है, तो वो तो मेरी लायबिलिटी होगी। भाई जब आपको ऐसे बताओ कि खर्चा आने वाला है, लेकिन जब आप उसका अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, आप उसका अमाउंट एसर्टेन नहीं कर पा रहे हो, है ना, तब आप एस्टिमेट लगाओगे। क्या कि अंदाजे से कितना हो सकता है। जब अंदाजे की बात आ जाए तब हम जो काम में लेंगे वो लेंगे प्रोविजन। जब आप निश्चित हो कि इतने अमाउंट का खर्चा आ रहा है तब तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। लेकिन आप निश्चित नहीं हो, है ना, आप एक अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेशन लगा रहे हैं, तो वहां पर आप किसको काम में लेंगे? प्रोविजन। और आप अपनी लायबिलिटी नहीं प्रोविजन को क्रिएट करेंगे। चलो पढ़ते हैं प्रोविजन होता क्या है। Provision is an amount set aside by charging it to the P&L or statement of P&L in case of companies to provide for a known liability, the amount of which cannot be determined with accuracy. चलो प्रोविजन क्या है? एक वो हिस्सा जो आपने प्रॉफिट से अलग किया है और जिसको हम हमारे P&L अकाउंट में, और कंपनी की अगर बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। भाई ये हिस्सा हमने क्यों निकाला? ताकि फ्यूचर में आने वाली जो परेशानी है उसका सामना किया जा सके। हालांकि वो ऐसी परेशानी होनी चाहिए जिसका पहले से आपको अमाउंट के बारे में निश्चितता ना हो, अमाउंट के बारे में आपको पता ना हो और एक्यूरेसी से आप उसके बारे में नहीं बता सकते कि कितने की वो परेशानी आएगी। आगे बोला इट इज चार्ज टू P&L अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट। और आप इसको P&L अकाउंट में एस्टिमेशन के आधार पे क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। पहले से निश्चित नहीं है भाई, पहले से निश्चित ही होती तो वो तो लायबिलिटी बन जाती ना। इन अदर वर्ड, ए प्रोविजन इज ए प्रोविजन क्या है? चार्ज अगेन प्रॉफिट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एनी लायबिलिटी ऑफ लॉस। यानी किसी भी लायबिलिटी या लॉस से लड़ने के लिए आप एक अमाउंट साइड में रख देते हैं, वही आपका क्या होता है? प्रोविजन होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सुना होगा आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, आपके प्रोविजन से। प्रोविजन डिफर फ्रॉम लायबिलिटी टू द एक्सटेंट दैट प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट। प्रोविजन लायबिलिटी से अलग क्यों है, क्योंकि ये तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। Whereas while liability is determined amount, लाइबिलिटी क्या है, डिटरमाइंड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है, इतने ही आपका खर्चा आएगा, ये आपको पहले से निश्चितता के साथ पता होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग फॉर वेजेस ऑफ 50,000 पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये एक लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मार्च महीने में आपको वेजेस पे करनी है, कितने की, 50,000 की। अगर ये 50,000 पता नहीं होता तो फिर मैं एस्टिमेशन लगाता और फिर ये मेरी क्या हो जाती, फिर ये मेरा प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता मुझे। बस प्रोविजन क्या है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो हमने सेट असाइड मतलब किनारे कर दिया है ना, टू मीट एन अनसर्टेन लॉस और एक्सपेंस इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में है ना जो आपके लॉस और एक्सपेंस होने वाले हैं उनसे लड़ने के लिए। किससे करते हो आप इसको, अपने प्रॉफिट से। वापस से वही बात है ना। चलिए अब हम इसके सीधे फीचर्स देखते हैं। वापस से यहां पर इन्होंने सेम वही बात की है, देख लेते हैं। अक्रूअल अजम्पशन इज ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। जो अक्रूअल है वो क्या है आपकी, दो हमने देखे थे, एक कैश बेसिस और दूसरा अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल कहता है आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे रिसीव हो या ना हो, चाहे पेड हो या ना हो, आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है। इट मीन ऑल लायबिलिटीज, लॉसेज एंड एक्सपेंस वेदर डिटरमाइन और नॉट, वो चाहे आप डिटरमाइन कर पाओ या ना कर पाओ, आपको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ताकि आप अपना प्रॉफिट और लॉस है जो अकाउंटिंग पीरियड का वो कैलकुलेट कर सको। लायबिलिटी अमाउंट विच आर नॉट डिटरमाइन, ऐसी लायबिलिटी की अमाउंट जो आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, वो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने बेस्ट एस्टिमेशन के आधार पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना, वो एक्चुअल लायबिलिटी के आसपास की ही वैल्यू होनी चाहिए, नियर होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यार मैंने सामने वाले आदमी से मकान किराए पे लिया, अब उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो कितना किराया लेगा। रिलेशन अच्छे थे, उसने बताया ही नहीं कि कितना किराया लेगा। अनुमान से तो किराया 6,000 होना चाहिए, पर मैं 60,000 रिकॉर्ड कर लेता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुमान अगर 6,000 है तो उसके आसपास का ही अमाउंट होना चाहिए। चलिए फीचर्स देख लेते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव फीचर्स देख लेते हैं। चलो ऑब्जेक्टिव सेम वापस से वही बात करेगा। इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट, ये वो अमाउंट है जो आपने अपने इनकम और प्रॉफिट से दरकिनारे करके रख दिया। इट इज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो आपने अपने ही बिजनेस में रिटेन करके रख लिया, ताकि भविष्य में होने वाली जो दिक्कतें होगी उसका सामना कर सके। मेड टेम्परेरीली, एक बार आपने टेम्परेरीली मेड की है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए की है। द पर्पस फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन आर, क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, टू अकाउंट एंटीसिपेटेड लॉस, भविष्य में होने वाले जो लॉस है ना, उनको सेटल करने के लिए। टू अकाउंट डिप्लीशन और डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना। जो एसेट्स है आपकी, अगर उसकी वैल्यू में गिरावट आपको नजर आ रही है तो उसके लिए आज से ही आप प्रोविजन बना के चलिए। टू अकाउंट लायबिलिटी विच में अराइज, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लायबिलिटी अराइज होने वाली है, उसके लिए भी आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं। द अमाउंट ऑफ एंटीसिपेटेड लॉसेज or depletion in the value of assets or the liability is estimated at the time of accounting, है ना। चलिए लास्ट में बोल दिया इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए हम इसको P&L अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फिर दो चीजें होती है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो आपके P&L अकाउंट में आती है, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो आपके P&L अकाउंट बनाने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, ये आपके प्रॉफिट्स में एडजस्ट होगा ही होगा, चाहे लॉस क्यों ना हो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं है, सॉरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं है तो वो आपके चार्ज नहीं होंगे। चलिए और देखते हैं, अब इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या है। टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, भाई आज से ही प्रोविजन बना के चलिए, है ना। अगर आपने प्रोविजन नहीं बनाया और अगर आपने उसको P&L में चार्ज नहीं किया तो आपके जो प्रॉफिट है वो एक्सेस में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे और करेक्ट प्रॉफिट और लॉस शो नहीं होगा। इसलिए आपको प्रोविजन आज से ही बना के चलना है, उससे आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी करेक्टली डिटरमाइन होगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं एसरटेन करना चाहते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, तब भी आपको प्रोविजन आज से ही बना के चलना है, नहीं तो आपकी जो बिजनेस है, बैलेंस शीट है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं होगी।
नेक्स्ट है आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो भी आपका यही बोलते हैं, प्रोविजन इज मेड फॉलोइंग द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। वो क्या बोलते हैं, ऑल एंटिसिपेटेड होने वाले, फ्यूचर में होने वाले जो भी आपके एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उनको आज से ही हमें रिकॉर्ड करके चलना है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में होने वाले अनरियलाइज्ड गेन, प्रॉफिट्स, इनकम है, उनको करना है इग्नोर। तो यहां पर तो प्रोविजन हम बना ही क्यों रहे हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस और लाइबिलिटीज के लिए बना रहे हैं, तो प्रोविजन हमें बनाना होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है टू मेंटेन द कैपिटल इंटेक्ट, है ना। कैपिटल को सेम एज इट इज रखने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। भी हमें पता है कि हमारी जो मशीनरी है वो 1 करोड़ की है, हमारी मशीनरी 1 करोड़ की है और उसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद में हमें वापस से 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि आज जो मशीन खरीदी है वो 10 साल चलेगी, फिर वापस से 1 करोड़ इकट्ठा पैसा कैसे आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 10 सालों के लिए 1 करोड़ रुपए का 10-10 लाख रुपए का प्रोविजन बना के चलूंगा। अब मैं 10 सालों में 10-10 लाख रुपए थोड़ी ठीक अमाउंट है, वो इकट्ठी कर लूं तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हां, अचानक से 10 साल के बाद में 1 करोड़ रुपए का जो खर्चा आएगा उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो आप अपनी कैपिटल को एज इट इज रखने के लिए साइड में कुछ हिस्सा प्रॉफिट्स में से निकाल के क्रिएट करते हैं, ताकि आपकी कैपिटल कैसी रहे, इंटेक्ट रहे, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए आप क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। ये था आपका प्रोविजन। अब नेक्स्ट है आपका क्या, रिजर्व। क्योंकि हमने देखा था कि प्रोविजन और रिजर्व दोनों ही आप मेंटेन करते हैं फ्यूचर उनकी नीड्स के लिए। चलिए देखते हैं रिजर्व क्या है। रिजर्व भी आपका क्या है, अमाउंट सेट असाइड जो आपने किया था प्रॉफिट्स में से वही है, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या फिर ये मेन लाइन है टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रांग करने के लिए भी, है ना, क्या किया जाता है, प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अलग करके रख दिया जाता है, जिसको रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। चलो, रिजर्व क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बल्कि हमने देखा था प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन रिजर्व क्या है आपका, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। क्यों, ताकि हम हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथ दे सके। और क्यों है, टू मीट अ लायबिलिटी एज एंड व्हेन इट अराइज, और जब भी लायबिलिटी होगी तो हम उसका सामना कर सके, इसलिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। रिजर्व आर नॉट सेट असाइड टू मीट एन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। ये आपकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी या डेप्रिसिएशन है ना, उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन के अलावा जो इन दो चीजों के अलावा अगर आप किसी चीज के लिए कर रहे हैं, है ना, किसी नॉन या अननोन कंटीजेंसीज के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर में होने वाली, तो वो आप रिजर्व कर सकते हैं। भाई अगर आप एग्जिस्टिंग लायबिलिटी जो है उसके लिए या डेप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं तो वो प्रोविजन होगा, उसके अलावा कर रहे हैं तो वो रिजर्व होगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, जनरल रिजर्व, एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्या है सारे इसके एग्जाम्पल। द अमाउंट ऑफ रिजर्व when invested in outside security, the reserve is termed रिजर्व फंड, है ना। अगर आपने आउटसाइड किसी सिक्योरिटी के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर किए तो उसको रिजर्व फंड बोल दिया जाता है। चलिए, जैसे स्पोर्ट्समैन कोटे के लिए किए तो आप स्पोर्ट्स फंड बोल देंगे, है ना। चलिए, बट व्हेन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड इट इज टर्म्ड रिजर्व। लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं किया तो उसको सिर्फ रिजर्व बोलेंगे। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया है तो आप उसको रिजर्व फंड बोलेंगे। जैसे इसने बोला, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना, बीइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आर नॉट शोन इन द P&L बट आर शोन इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये सारे आपके P&L अकाउंट में शो ना होके आपके P&L एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसमें शो होंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, रिजर्व आर इंपॉर्टेंट इन ए बिजनेस टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए द क्रिएशन ऑफ रिजर्व इनेबल द एंटरप्राइजेस टू सेल थ्रू डिफिकल्ट फाइनेंशियल पीरियड इन फ्यूचर, है ना। भविष्य में होने वाली जो आपका डिफिकल्ट पीरियड आएगा, दिक्कतें आएगी, है ना, उसके लिए ही आज से आप रिजर्व बना के चल सकते हैं। द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू रिजर्व कैन बी, अब क्या क्या हो सकते हैं, आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कर सकते हो, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूवमेंट करने के लिए कर सकते हो, आप किसी लायबिलिटी के रिडम्पशन के लिए भी कर सकते हो, है ना, और मीटिंग अनफॉर्सिन
कंटीजेंसीज, भविष्य में आने वाली जो असावधानियां हैं उनके लिए भी कर सकते हो। और अगर लीगल रिक्वायरमेंट होगी, चाहे इनकम टैक्स ने बोल दिया तो टी डेवलपमेंट, कॉफी डेवलपमेंट, बहुत सारे हमने देखे थे वहां पर, उनके लिए कर सकते हो। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है ना। तो अलग अलग जो कंपनीज एक्ट के या इनकम टैक्स के लॉ में आपको बहुत सारे रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोल दिया जाता है, उन सब के लिए भी आप कर सकते हो। अब यहां पर बोला इसने टाइप्स ऑफ रिजर्व कौन कौन से। टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड पर्पस ऑफ रिजर्व, आप इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका रेवेन्यू रिजर्व, सेकंड है आपका कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व देखते हैं। रेवेन्यू रिजर्व आर सेट असाइड, वो अमाउंट है आपका जो आपका रेवेन्यू से निकाला गया है ना, वो प्रॉफिट है विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो रेवेन्यू कैपिटल दो है, उसमें रेवेन्यू के लिए क्या बोला, ये वो हिस्सा है आपके प्रॉफिट का जिससे आप डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कैपिटल आपका वो हिस्सा होगा जिससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बोला रेवेन्यू में भी वापस से दो है, कौन सा, जनरल और स्पेसिफिक। कौन सा, जनरल और स्पेसिफिक। पहले देखा आपका रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में वापस से दो है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वो अमाउंट है आपका अलग किया गया जो किसी खास पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है ना, इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, ये किसी भी पर्पस में आप यूज में ले सकते हैं। इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, जो भी आपको सही लगता है आप इसको उसमें यूज में लो, चाहे किसी कंटीजेंसीज के लिए लो, असावधानी के लिए लो, चाहे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लो, चाहे पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए लो, किसी भी चीज के लिए ले सकते हो। सच रिजर्व स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और ये सही मायने में जो जनरल रिजर्व है ये आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। नाम से ही पता चल रहा है जो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाया हुआ रिजर्व होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व। देखते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, है ना, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। और ये यूटिलाइज भी उसी पर्पस के लिए होता है। जैसे इसने बोला वर्कमैन के लिए बनाया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना, डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए बनाया गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए बनाया गया सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे एग्जांपल हो गए आपके किसके, स्पेसिफिक रिजर्व। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक आर सेट असाइड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी जब बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे तभी आपके ये मेड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और प्रोविजन तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। चलिए सेकंड है आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इनको आप कैसे असाइड करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स में से जो अलग किया गया आपका हिस्सा होता है वो आपका कैपिटल रिजर्व होता है। एंड आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जो आपके जो डिविडेंड है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में काम में नहीं आएगा। सर डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा आता है, वो आता है आपका रेवेन्यू रिजर्व, लेकिन कैपिटल रिजर्व है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में नहीं आएगा। इन अदर वर्ड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड विच इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज कैपिटल रिजर्व। कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्री एंड पोस्ट वाला चैप्टर भी हुआ करता था, तब आपने अच्छे से देखा होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर, शेयर फॉरफिटेड करते थे, है ना, तो फॉरफिटेड वाला सारा जो प्रॉफिट था वो आप किसमें ट्रांसफर करते थे, कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर सीआरआर का, और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सारा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। ये सारा होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट। जी सर ये हमें समझ में आ गया। अब इसने कुछ डिफरेंस दिया है छोटा मोटा रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट, ये बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, अभी हमने देखा था। इट कैन बी यूज्ड, जो रेवेन्यू है वो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज ले सकते हो, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है ये आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज में नहीं ले सकते। लेकिन बोल दिया इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ओनली इफ कंपनीज सर्टिफाई
सर्टेन कंडीशन, अगर कुछ कंडीशन जो कंपनीज एक्ट ने आपकी दे रखी है वो अगर आपने क्या की, फुलफिल कर दी, तो आप कैपिटल रिजर्व को भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज में ले सकते हो। पर जनरली बोला ऐसा ही जाता है कि जो कैपिटल रेवेन्यू, जो कैपिटल रिजर्व है वो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के यूज में नहीं ले सकते। इसका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करना और भविष्य में होने वाली अनफोर्सीन कंटीजेंसीज या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस, जो कैपिटल लॉसेस होंगे उनको एडजस्ट करने के लिए कैपिटल रिजर्व काम में लिया जा सकता है। तो ये था आपका रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस। चलो लास्ट है आपका सीक्रेट रिजर्व, देखते हैं सीक्रेट रिजर्व क्या है। ये भी आपका एक तरह का रिजर्व है ना। द एग्जिस्टेंस एंड और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो आप बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, भी बनाया ही सीक्रेटली है, सीक्रेट रीजंस की वजह से बनाया है, तो हम इसको शो थोड़ी करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व, और इसको हिडन रिजर्व भी बोला जाता है। इट कैन बी सेड दैट देयर इज surplus of assets over liability and that the surplus is not disclosed or shown by the balance sheet। ऐसा देखा था, दो आपका एसेट्स का सरप्लस है ओवर द लायबिलिटीज पे, जो इनका जो डिफरेंस है उससे आपका जो सीक्रेट रिजर्व है वो मेंटेन या क्रिएट किया जाता है। Such reserve are created by showing the assets at lower amount, और आप करेंगे कैसे, जो हायर एसेट्स है ना उनको लोअर अमाउंट पे शो करेंगे और जो लायबिलिटीज है उनको हायर वैल्यू पे क्या करेंगे, शो करेंगे। और इस तरह से आप क्या करेंगे, कुछ अमाउंट जो बचा लेंगे वो होगा आपका हिडन या फिर सीक्रेट रिजर्व। क्रिएशन इसका क्यों किया जाता है, सम ऑफ द वेज इन विच सीक्रेट रिजर्व कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या क्या है देखते हैं। ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया, ज्यादा डेप्रिसिएशन से क्या होगा, खर्चे बढ़ेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। बल्कि असली में प्रॉफिट कम थोड़ी हुआ है, पर हमने शो कर दिया और कुछ प्रॉफिट में से हिस्सा बचा लिया। या फिर स्टॉक को और गुडविल को है ना अंडर वैल्यूड कर देना, या फिर एक्सेसिव ज्यादा प्रोविजन बना देना बैड डेट का या किसी और कंटीजेंसीज का, या फिर कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो पीएनएल में चार्ज कर दिया। होना तो क्या चाहिए था, वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, और पीएनएल में तो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं, पर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में डाल के खर्चे को बढ़ा के प्रॉफिट को कम कर लेना क्या होता है आपका सीक्रेट रिजर्व या फिर हिडन रिजर्व। या किसी कंटीजेंट लायबिलिटी को रियल लायबिलिटी की तरह आप क्या कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, है ना, उससे भी क्या होगा आपका हिडन या सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। बाय सेपरेशन ऑफ एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर इनको अगर आप एक्सेसिव में शो कर रहे हो तो भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इनसे आपके जो आपके इनसे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हैं और प्रॉफिट कम होता है। एडवांटेज क्या होगा, इट इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल, ये आपकी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा, है ना, और फाइनेंशियल पोजीशन को क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। वापस से वही बात, इट अनेबल द डायरेक्टर्स टू टाइड ओवर अनफेवरेबल टाइम, और ऐसा डायरेक्टर्स के पास में जब अनफेवरेबल टाइम आएगा, है ना, तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, सीक्रेट रिजर्व्स को यूज में ले लेंगे और कंपनी पे किसी तरह का जो भार है वो नहीं पड़ेगा। As and when profit reduce, the director can maintain the rate of dividend utilizing it। किसी साल डायरेक्टर्स के पास में फंड्स कम हुए तो इनका यूज लेके डायरेक्टर जिस लेवल से पहले डिविडेंड पे कर रहे थे या प्रॉफिट्स पे कर रहे थे उसी लेवल से आज भी पे कर सकेंगे। हैवी लॉसेस हो जाए, है ना, किसी भी एक्सेप्शनल नेचर का, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, उससे भी आप क्या कर सकते हो, भिड़ सकते हो, है ना। और नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है उसको बिना डिस्टर्ब किए, तो ये सब एडवांटेजेस हो गए आपके किसके, सीक्रेट रिजर्व के। लेकिन इससे दिक्कतें क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेज ये हैं, नॉट डिस्क्लोज टू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस। भाई ये आपकी बैलेंस शीट की जो सही पोजीशन है वो शो नहीं करेगा, क्योंकि आप एसेट्स को कम वैल्यू पे, लायबिलिटीज को ज्यादा वैल्यू पे शो कर रहे हो। बहुत सारी प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने यहां पर देखा था आप क्रिएट कर रहे हो, अक्रूड इनकम बहुत सारी एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, है ना, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, छुपा रहे हो आप अपनी अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो उन सबसे बैलेंस शीट तो गड़बड़ाएगी और उससे आपकी जो ट्रू एंड फेयर पोजीशन है वो सामने नहीं आएगी। इट मे बी नेगेटिवली अफेक्ट मार्केट वैल्यू, और उससे आपकी ऑब्वियस बात है इतनी छेड़छाड़ करोगे तो कंपनीज के शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो भी आपको नेगेटिव ही होगी, है ना, सही नजर नहीं आएगी। द शेयर होल्डर डू नॉट गेट देयर ड्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, और क्योंकि आप प्रॉफिट को छुपा रहे हो तो शेयर होल्डर्स को भी जितना उनको रिटर्न मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं।
चलो लास्ट में हम रेवेन्यू और प्रोविजन के बीच, और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये तो हमें पता है था, ये अप्रोप्रिएशन है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये सिर्फ प्रॉफिट होंगे तभी होगा, ये चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमें क्रिएट करना होगा। इसका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करना या अनफोर्सिनेबल लायबिलिटीज और लॉसेस से, है ना, के लिए आप क्रिएट करेंगे। ये किस लिए होगा? नॉन लायबिलिटी या फिर कंटीजेंसीज के लिए, हालांकि अमाउंट उसका हमें पता नहीं होगा। इसके बाद ये जब क्रिएट होगा जिसका हमें लायबिलिटीज का अता पता ही नहीं है, बस कर लिया ताकि भविष्य में जो भी होगी देखी जाएगी। ये लायबिलिटी तो पक्का पता है, अमाउंट उसका नहीं पता जब क्रिएट होगी। इट इज डेबिटेड टू द P&L एप्रोप्रिएशन, है ना। ये तो एप्रोप्रिएशन से ही अपन क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में चार्ज होंगे, प्रॉफिट पे प्रभाव नहीं डालेंगे। ये आपके P&L अकाउंट में चार्ज होंगे तो प्रॉफिट पे प्रभाव डालेंगे। इट में बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, ये आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्टेड किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता, है ना। ये तो इसे स्पेसिफिक लायबिलिटी जो हमें पता है बस अमाउंट नहीं पता, उसके लिए बनाए गए। ये आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के, है ना, अनयूटिलाइज्ड पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में ले सकते हैं। इसको डिविडेंड